2910 ध्रुवांश आया अमृत मुलाकात के लिए। घोरलाम दल का मिरांत बहुत ज्यादा नाराज लग रहा था। आखिर उसने इस जंग में प्रेत सम्राट की मदद करने के लिए अपने दल का पवित्र खजाना भी दांव पर लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो लोग हार गए। तभी अचानक ध्रुवांश ने दूर से ही मिरांत के गुस्से को महसूस कर लिया। उसने अपनी चील जैसी तेज नजरों से आसमान को चीरते हुए सीधा मिरांत की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो ये सब तुम्हारे इशारों पर हो रहा था? वही मैं सोचूं कि इस तबाही के पीछे जिसका हाथ है वो फिलहाल कहाँ छुपा बैठा है। ध्रुवांश की नजर पड़ते ही मिरांत के शरीर के चारों ओर खूंखार चेतना शक्तियां उड़ने लगी। उसके पीछे खड़े दो परछाई जैसे लोगों ने बिना किसी भाव के उससे पूछा, मिरांत, क्या हमें उस पर हमला कर देना चाहिए? इस पर मिरांत ने अपना सर हिलाते हुए अपनी शक्तियों को शांत किया और कहा, नहीं, अभी लड़ने का मतलब है रानी गौतमी के अंश को यहां बुलाना। मैं इस लड़के को अमृत मुलाकात में देख लूंगा। वहां कोई किसी की जान की परवाह नहीं करता, तब रानी गौतमी का अंश भी इसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये कहकर मिरांत ने दूर से ही ध्रुवांश की तरफ अपना हाथ किया और मुट्ठी भींचते हुए कहा, अभी जितना खुश होना है हो ले बच्चे, अमृत मुलाकात में तेरा गुरूर हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दूंगा। उसकी खूंखार हंसी आसमान में गूंजती हुई गायब हो गई। ध्रुवांश ने भी अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर दिया और पूरे यकीन के साथ खुद से कहा, मिरांत, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो अजर अमर शैतान हासिल करके ही रहूंगा। इसी के साथ खत्म हुई वो दावत जिसमें ध्रुवांश ने उत्तरी हवेली का लोहा सभी को मनवा दिया था। अब चूंकि उत्तरी हवेली में शक्ति तरल की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा योद्धा ट्रेनिंग में लग गए थे। कमली भी त्रिया कमल के हिस्सों को लेकर खुद को शक्ति रूप बनाने में जुट गई। वहीं ध्रुवांश भी इसी तरह गुफा में जाकर ट्रेनिंग में लग गया, क्योंकि अमृत मुलाकात का वक्त काफी नजदीक आ चुका था। काफी देर तक ट्रेनिंग करने के बाद जैसे ही ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोली तो गुफा के अंदर मानो दो चमकदार चेतना शक्तियों की रोशनी फूट पड़ी। वो तेज रोशनी सीधे उस पहाड़ को चीरती हुई आसमान की तरफ निकल गई। गुफा के अंदर चेतना शक्तियों का बवंडर लहरों की तरह उबल रहा था, जिसकी वजह से पूरी जमीन जोरों से कांपने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ टूट कर बिखरने वाला था। लेकिन कुछ ही पलों में ये भयानक खलबली धीरे धीरे शांत होने लगी। ध्रुवांश की आंखों से निकलती वो रोशनी भी गायब हो गई और उसकी आंखें पहले की तरह शांत दिखने लगी। लेकिन अगर कोई इन गहरी काली आंखों को ध्यान से देखता तो वो समझ जाता कि उनमें अब एक अलग ही गहराई और ताकत आ चुकी थी। अपनी शक्तियां समेटने के बाद ध्रुवांश ने जमीन पर पड़े हुए दो कड़ों को देखा और फिर मजबूरी में अपना सर हिलाने लगा। इस ट्रेनिंग के दौरान वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया था जिसकी उसे उम्मीद थी। पवित्र विजय स्तंभ की मदद और इतनी तैयारियों के बावजूद उसके लिए शक्ति तरल की 100 करोड़ बूंदे एक साथ पूरी तरह सोख लेना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। यही वजह थी कि वो महारथी शक्ति रूप बनते बनते रह गया। अब उसके पास और ज्यादा वक्त नहीं बचा था। आखिर अमृत मुलाकात बस शुरू ही होने वाली थी और वो किसी भी कीमत पर इसे छोड़ना नहीं चाहता था। यही सोचते हुए ध्रुवांश ने गहरी सांस ली और खुद को दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, घोरलाम दल की तरफ जाते हुए रास्ते में ही मैं अपनी ट्रेनिंग तेज कर दूंगा। इतना कहकर वो अपनी जगह से गायब हुआ और सीधे पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। दूर से उसने देखा कि दो लोग तेजी से उसी की तरफ आ रहे थे। इनमें से एक तो पक्षिका थी, लेकिन उसके साथ जो दूसरी लड़की थी उसे ध्रुवांश ने आज से पहले दल में कभी नहीं देखा था। तब कुछ सोचते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, ये लड़की शायद दल में कोई नई योद्धा आई होगी। वो दोनों ध्रुवांश के और पास गए और तब ध्रुवांश ने देखा कि उस नई लड़की की आंखें सुनहरे रंग की थीं। एक पल उसे गौर से देखने के बाद ध्रुवांश की आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं और उसने चौंकते हुए कहा, कमली, क्या ये सच में तुम हो? तुम तो बच्ची थी और अब तुम बड़ी हो गई। अब तक ध्रुवांश ने कमली को हमेशा एक छोटी बच्ची के रूप में ही देखा था, लेकिन आज वो एक जवान और खूबसूरत लड़की लग रही थी। और तो और उसके शरीर से जो खूंखार और बेहिसाब चेतना शक्तियां निकल रही थीं, उन्हें महसूस करके ध्रुवांश समझ गया कि कमली अब शक्ति रूप बनने में कामयाब हो चुकी थी। इतने में कमली ने अपनी सुनहरी आंखों से ध्रुवांश को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, हम जैसों का धीरे धीरे बड़े होना अहम बात है। शक्ति रूप बनते ही मैं आखिरकार अपने उस बच्ची वाले शरीर से बाहर आ गई हूं। ये सुनकर ध्रुवांश ने अपना सिर हिलाया और अपनी मुस्कान को जैसे तैसे छिपाते हुए मजाक में कहा, चलो ये भी अच्छा ही हुआ, वरना लोगों को लगता कि मैंने उत्तरी हवेली की बागडोर किसी छोटी बच्ची के हाथों में थमा दी है। अच्छा है, अब तुम्हारे अंदर बचपना भी थोड़ा कम हो जाएगा। इस पर कमली ने अपनी आंखें छोटी कर ली और तीखे अंदाज में उससे पूछा, क्या तुम मेरे पहले वाले रूप का मजाक उड़ा रहे हो? कमली के चेहरे पर गुस्सा देखकर ध्रुवांश ने तुरंत घबराते हुए जवाब दिया, अरे अरे, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है कि मैं तुम्हारे किसी भी रूप का मजाक उड़ा सकूं। मैंने तो आज तक तुम्हारा मजाक ही नहीं उड़ाया। असल में उत्तरी हवेली का कामकाज आजकल बहुत उलझा हुआ था और ध्रुवांश को भी निकलना था। अगर वो इस वक्त कमली को नाराज कर देता तो वो शायद सारा काम छोड़कर चली जाती, जिससे उत्तरी हवेली का पूरा धंधा चौपट हो जाता।
उसकी हड़बड़ाहट देखकर कमली ने बस एक हल्की सी आं भरी और उसे घूरने लगी। तभी बीच बचाव करते हुए पक्षिका ने गंभीर आवाज में कहा। इस वक्त पूरे लेवीरिया की नजरें सीधे घोरलाम दल पर ही टिकी हुई हैं। ये सुनते ही ध्रुवांश का चेहरा थोड़ा संजीदा हो गया और उसने हामी भरते हुए कहा, आखिर बात अजरमर शैतान की जो है, इतनी बड़ी चीज पर तो सबकी नजरें होना लाजमी है। वो पूरे लेवीरिया के सबसे बेहतरीन प्राचीन शैतानों में से एक था। बड़े बड़े ताकतवर दल और नामी योद्धा भी उसे पानी की फिराक में हमेशा घात लगाए बैठे रहते थे। तभी अचानक पक्षिका के गोरे हाथों में एक कागज का टुकड़ा दिखाई देने लगा। फिर उसने वो कागज ध्रुवांश की तरफ बढ़ाया और उसे समझाते हुए कहा, जब तुम अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए थे तब लेवीरिया ने ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार की है जो अजर अमर शैतान हासिल करने के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि तुम पहले से ही तैयार रहो। उसकी बात सुनकर ध्रुवांश ने दिलचस्पी के साथ वो कागज अपने हाथों में लिया। फिर जैसे ही उसने उसे खोला तो रैंक 1 पर मौजूद नाम देखकर उसकी भौहें तन गईं। वो नाम था घोरलाम दल का मीरांत, जो था तो एक महारथी शक्ति रूप, लेकिन वो चरम का शक्ति रूप बनने के काफी करीब था। वो घोरलाम दल के लीडर मारिन का छोटा भाई था और उस दल का अगला योद्धा था जो थोड़े ही वक्त में चरम का शक्ति रूप बन जाता। वो नाम पढ़ते हुए ध्रुवांश की आंखों में खूंखार चमक दिखी और उसने धीमी आवाज में कहा, यह आदमी सच में एक मुसीबत है। मीरांत के किस्से हर जगह मशहूर थे। जब तक उसके सामने कोई चरम का शक्ति रूप नहीं आता तब तक उसे हराना लगभग नामुमकिन था, इसलिए उसका रैंक 1 पर होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। फिर उसकी नज़र रैंक 2 पर गई जहां लिखा था यामवाल, जो मीरांत की ही तरह चरम का शक्ति रूप बनने के करीब था। ध्रुवांश ने अपना सिर हिलाया और वो आगे के नाम पढ़ने लगा। चौथे रैंक के बाद जब उसकी नज़र 5वें रैंक पर पड़ी तो वहां उसे अपना नाम लिखा दिखाई दिया। नाम पढ़ते ही वो पहले तो दंग रह गया, लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक नहीं पाया और मुस्कुराने लगा। तब उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर कमली ने अपने हाथ बांधते हुए मजाकिया लहजे में उसे ताना मारा, क्यों, थोड़ी सी जलन महसूस हो रही है क्या? तुम्हारा रैंक 5 है, इसका मतलब साफ है कि लोगों की नज़र में तुम ऊपर के चारों दिग्गजों के सामने अभी भी कमजोर हो। कमली के ताने को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए ध्रुवांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो चारों बहुत सालों से मशहूर हैं और वो सच में महारथी शक्तिरूप योद्धा भी हैं। शौहरत के मामले में मैं उनसे काफ़ी पीछे हूँ। फिर एक पल रुककर अपनी आंखों में खूंखार इरादे लाते हुए उसने आगे कहा, लेकिन जब तक हमारी आपस में टक्कर नहीं होती है तब तक कोई नहीं बता सकता कि आखिर में जीत किसकी होगी। उसकी आंखों में इस वक्त बेबाकी की आग जल रही थी। इतने सालों से वो सिर्फ और सिर्फ अजर अमर शैतान हासिल करने के लिए ही पसीना बहा रहा था। अब चाहे मुकाबला कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, पीछे हटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये कहकर ध्रुवांश ने उस कागज को बंद करके रख दिया। भले ही उसके पीछे और भी कई नाम लिखे थे, लेकिन वो जानता था कि अमृत मुलाकात में उसकी सबसे बड़ी टक्कर सिर्फ शुरू के 4 लोगों से ही होने वाली थी। उसके बाद पक्षिका और कमली की तरफ देखते हुए उसने कहा, मेरा भी यहां से निकलने का वक्त आ गया है। अमृत मुलाकात शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। अगर वो वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो उसकी सालों की मेहनत और उम्मीद पर पानी फिर जाता। मगर जाने से पहले उसने दोनों लड़कियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा, इस वक्त उत्तरी हवेली बहुत तेजी से बड़ी हो रही है, इसलिए पीछे से सारी जिम्मेदारी मैं तुम दोनों पर ही छोड़ रहा हूं। भले ही महाद्वीप और उसके आसपास के इलाकों के सभी दलों ने हार मान ली थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह से उत्तरी हवेली चीजें संभाल नहीं पाया था, इसलिए पक्षिका और कमली का वहां रहकर नजर रखना बहुत जरूरी था। वहीं उसकी फिक्र दूर करते हुए कमली ने पूरे गुरूर और यकीन के साथ कहा, तुम बेफिक्र होकर जाओ ध्रुवांश, जब तुम लौट कर आओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी उत्तरी हवेली दूंगी जो पूरे लेवीरिया पर राज करने के काबिल होगी। आखिर ध्रुवांश ने अपने सबसे बड़े कांटों को तो रास्ते से हटा ही दिया था, अब बस बाकी चीजों को समेटना था और कमली ये काम बखूबी करना जानती थी। ये बात सुनकर ध्रुवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने दोनों से कुछ और जरूरी बातें की और फिर बिना वक्त ज़ाय किए वो तुरंत एक रोशनी में बदल गया। रोशनी में बदलते ही वो सीधे आसमान का सीना चीरते हुए दूर कहीं गायब हो गया। वहीं ध्रुवांश को वहां से जाता देख पक्षिका के मासूम चेहरे पर हल्की सी घबराहट साफ दिखाई देने लगी। फिर उसने कमली की तरफ देखकर थोड़ी फिक्र के साथ कहा, न जाने इस बार ध्रुवांश कामयाब भी हो पाएगा या नहीं। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अजर अमर शैतान के लिए ध्रुवांश ने कितनी कुर्बानियां दी थी और अपना कितना खून पसीना एक किया था। इस पर कमली ने कुछ पल सोचा और फिर पक्षिका से कहा, यह ध्रुवांश की जिंदगी की सबसे खतरनाक जंग होने वाली है। अगर वो इसमें जिंदा बच गया तो पक्का वो चरम का शक्ति रूप बन जाएगा, लेकिन वो लेवीरिया के इन नामचीन शैतानों से मुकाबला कैसे जीतेगा, ये तो सिर्फ उसी पर निर्भर करता है। पक्षिका ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया और मनी मन उसकी सलामती की दुआ करने लगी। वो जानती थी कि ध्रुवांश के कारनामे काफी बड़े थे, लेकिन वो शुरू के 4 योद्धा भी कोई आम इंसान नहीं थे। वो लिराफ से भी कहीं ज्यादा खूंखार थे।
धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और पूरे लेवीरिया में अमृत मुलाकात का शोर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। दुनिया के सारे ताकतवर दल और नामी योद्धा घोरलाम दल के दरवाजे पर इकट्ठा होने लगे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हाल ही में यह अफवाह उड़ी थी कि हजारों सालों से खामोश पड़ा अजर अमर शैतान अचानक से एक अजीब सी हलचल कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपना नया मालिक चुनने के लिए बेकरार हो रहा हो। जैसे ये बात आग की तरह फैली, हर किसी की रातों की नींद उड़ गई। क्या सच में इतने हजारों सालों के बाद अजर अमर शैतान किसी नए इंसान को अपना मालिक बनाने वाला था? अगर ऐसा सच में हो गया तो शायद लेवीरिया को एक नया शहंशाह मिल जाता। इन्हीं सब सनसनीखेज अफवाहों की वजह से घोरलाम दल पूरी दुनिया का केंद्र बन चुका था। हर किसी की नजरें अब बस वहीं टिकी हुई थी। और इसी खलबली और शोर शराबे के बीच ठीक 7 दिनों के बाद ध्रुवांश ने आखिरकार उस घोरलाम दल के महाद्वीप पर अपना कदम रख ही दिया। कायदे से अमृत शहर इस महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर नहीं था, मगर अमृत मुलाकात की वजह से वो सबसे ज्यादा मशहूर जरूर था। इसके मशहूर होने के पीछे एक और बड़ी वजह थी कि ये शहर खुद अजर अमर शैतान ने हजारों साल पहले बनाया था। अमृत शहर से काफी पहले ध्रुवांश एक पहाड़ पर खड़ा उस शहर का शोर शराबा सुन रहा था। बहुत सी रोशनियां हर दिशा से उस शहर में घुसती जा रही थीं। बहुत से लोगों की शक्तियां महसूस कर ध्रुवांश ने धीमी आवाज में खुद से कहा, यहां तो बहुत से धुरंधर इकट्ठा हुए हैं। एक गहरी आह भरते हुए ध्रुवांश का शरीर अचानक एक चमकदार रोशनी में बदल गया। तेज रफ्तार में हवा को चीरते हुए वो सीधे शहर की तरफ बढ़ा और कुछ ही पलों में शहर के दरवाजे पर जा उतरा। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे उस शहर से एक बेहद प्राचीन और खौफनाक ऊर्जा महसूस होने लगी। ये प्राचीन ऊर्जा भले ही बहुत हल्की थी, लेकिन इसके बावजूद ध्रुवांश के शरीर में मौजूद चेतना शक्तियां कांपने लगी थीं। इसी वजह से वो खुद ब खुद शहर के दरवाजे पर ही रुक गया और आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अपने माथे पर फिक्र की लकीरें लाकर ध्रुवांश ने कुछ समझते हुए कहा, यह रहस्यमयी शक्ति, क्या ये शक्ति खुद अजर अमर शहंशाह की छोड़ी हुई है? आखिर लेवीरिया के उस सबसे ताकतवर इंसान की शक्ति ही तो इतनी खतरनाक हो सकती थी जो हजारों साल बाद भी लोगों के दिलों में ऐसा खौफ पैदा कर सके। यह ख्याल दिमाग में आते ही ध्रुवांश ने अपनी सोच पर लगाम लगाई। फिर अजर अमर शहंशाह के लिए दिल में इज्जत रखते हुए वो धीरे धीरे शहर के अंदर दाखिल हुआ। शहर के अंदर कदम रखते ही नजारा पूरी तरह से बदल गया। उसकी आंखों के सामने प्राचीन पत्थरों से बनी सड़कें दूर तक फैली हुई थी। इन सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ थी और वहां मौजूद हर एक इंसान से खतरनाक चेतना शक्तियां बाहर आ रही थीं। ध्रुवांश को वहां आता देख आसपास के लोगों की नजरें भी अचानक उसी पर टिक गईं। उनकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे इन लोगों ने उसे पहचान लिया हो। इतनी सारी आंखों को खुद को घूरता हुआ देखकर ध्रुवांश एक पल के लिए तो दंग रह गया, लेकिन फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसे खुद पर थोड़ा गुरूर महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि अनजाने में ही सही वो लेवीरिया का एक जाना माना नाम बन चुका था जिसे लोग इतनी आसानी से पहचान रहे थे। लेकिन इन ख्यालों में ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए ध्रुवांश ने अपने कदम बढ़ाए और वो सीधे शहर के बीचों बीच बने इलाके की ओर चल पड़ा। तो क्या होगा आगे जब ध्रुवांश का सामना होगा घोरलाम दल के मीरान से, और क्या वो आज अजर अमर शैतान का नया मालिक बनने में होगा कामयाब? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।